सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। माई सेल्फ राशि डागा एंड ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है लर्न विद राशि के चैनल पे, ये है कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 26। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 25 तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने टॉपिक्स पढ़ लिए लाइक एरेज क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, क्वेश्चंस भी देख रहे हैं हम लोग साथ के साथ। आई नो मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी ये वाली जो लेक्चर नंबर 26 आने वाला था वो हमारा क्वेश्चंस पे बेस्ड था, जो कि हमारे लीड कोड स्टूडियो के सारे क्वेश्चन थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये वाला लेक्चर नहीं आ पाया अभी, बट कोई बात नहीं, हम इस लेक्चर के बाद वो वाला लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि ये वाला जो आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं ना, इट्स डैम इम्पॉर्टेंट। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा, जो आपने अभी देखा होगा ना टाइटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको देखकर ही आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मैं क्यों बोल रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी, क्योंकि ये वाला लेक्चर मैंने बोला था जल्दी आ जाएगा 2-3 दिन पहले, बट मैं ये लेट पोस्ट कर रही हूँ। आई एम जेन्युइनली सॉरी, क्योंकि कुछ रीजन थे। बट हाँ, अब लेक्चर लेट आया है ना, तो कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हम आगे कर रहे होंगे बहुत तगड़े होने वाले हैं। अल्टीमेटली बोलूं तो मजा आने वाला है और कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से क्लियर होते जाएंगे। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बता दूं, हमने ये वाली चीज ना बहुत बार सुनी है। क्या होता है, जब भी हम कोड करते थे, हम कोड नॉर्मल वीएस कोड पे करते थे, बट आप क्या है, जब भी आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, लाइक कोड शेफ हो गया, लीड कोड हो गया, हैकर रैंक, बहुत सारी जगह, जब आप वहां पे अपना रन करते हो, कभी कभी क्या आता है, कोई भी आपके सारे टेस्ट केसेस तो पास हो जाते हैं, बट कभी कभी एक लाइन लिखी आती है कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्या मतलब होता है उसका? जब ये चीज लिखी है ना, तो ये समझ लो आपने जो कोड लिखा है वो कोड तो ठीक है, ऐसा नहीं है उसके लॉजिक में गड़बड़ है। लॉजिक तो आपका पूरा ठीक है, बट बात क्या है कि आपने उस कोड को ऑप्टिमाइज बनाने की जरूरत है। मैंने आपसे वो बहुत बार कहा है जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि यार हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोड जितना ज्यादा कम ऑप्टिमाइज हो, मतलब जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा ना, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कम। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जितनी कम है उतना अच्छा आपका कोड है। यानी कि ये समझ लो भैया, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड करनी ही नहीं है। आपको कभी ये वाली चीज अपने कोड में लिखी नहीं आनी चाहिए कि आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। आपको हमेशा कम करके चलनी है। अब आप बोलोगे ये कैसे पहचानेंगे दीदी कि हमारी क्या कैसे, तो डोंट वरी, हम आगे अपने लेक्चर में देख रहे होंगे। बट मैंने आपको जस्ट इंट्रो दे दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ रहा है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो यार, मैं हमेशा से बोला है मैंने, 3 क्वेश्चंस ना, मतलब जब भी आप टाइटल देख रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो 3 क्वेश्चंस तो पूछो ही पूछो खुद से कि व्हाट, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। और दूसरी चीज वाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यार ऐसा नहीं मैंने बोला और आपने मान ली वो वाली चीज, ये नहीं करना है। आपको खुद भी उस चीज पे क्वेश्चंस उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बोलूँ वो हमेशा सच हो, गलत भी हो सकती है ना वो वाली चीज। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है और हमें जरूरत क्यों पड़ी इसको कोड में। आखिर कुछ तो रीजन होगा ना, जो ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया, भाई ऐसा क्यों पढ़ा और हम इसको क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। ठीक है, और हाँ, मैं भी आपको पहले ही बोल दूं, ये मत समझ लें ये लेक्चर आपका थोड़ा अगर बड़ा या छोटा आ जाए तो हमने पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी। नहीं, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी नहीं पढ़ी है। जितनी अभी तक हमने पढ़े ना टॉपिक्स, लाइक आपके फंक्शंस हो गए, एरेज हो गए, वेक्टर्स हो गए, तो अभी तक हम उसके ऊपर पढ़ रहे होंगे। क्योंकि जब आप रिकर्शन वाला टॉपिक पढ़ते हो, सॉर्टिंग पढ़ते हो, सर्चिंग पढ़ते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है। तो ये एक जस्ट इंट्रो वीडियो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ये मत समझ लेना पूरी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, नहीं, इट जस्ट इंट्रो वीडियो ऑफ इट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, आपको पता होनी चाहिए भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, आप अपने नोट्स में डाल लेना तो ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ अ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। मतलब क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका अमाउंट ऑफ टाइम में जो आपकी एल्गोरिथम ले रही है रन करने में। मतलब आपने कोड लिखा, अब उस कोड को जब आप रन करते हो तो वो जो आपने कोड लिखा है, वो जो एल्गोरिथम आपने लिखी है, वो कितना टाइम ले रही है उसको रन करने में, वो होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। शॉर्ट अगर मैं आपको फिर से बताऊं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कुछ नहीं, आपने जो कोड लिखा है अपने प्रोग्राम में, आपका जो एल्गोरिथम आपने लिखी है, वो कितने टाइम में रन कर रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है रन करने में, वही होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और आपको पता है जितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा बेटर आपका और ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, हम बोलते हैं ना भाई जितनी कम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा कोड उतना ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है, बेटर है। ठीक है, एंड ये क्या होती है, फंक्शन होते हैं ऑफ लेंथ ऑफ द इनपुट पे, जो हम इनपुट दे रहे हैं। क्योंकि हम जो रन करवाते हैं अपनी एल्गोरिथम, कुछ ना कुछ इनपुट दे के ही रन करवाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हम इनपुट ले ही रहे होते हैं। तो हम जो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है,
जो हम कर रहे हैं वो क्या है, फंक्शन होता है लेंथ ऑफ द इनपुट, क्योंकि उसी पे डिपेंड करती है हमारी एल्गोरिथम कितनी एफिशिएंट चलेगी और कितनी जल्दी चलेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कुछ नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ अ टाइम टेकर बाय एन एल्गोरिथम टू रन एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। लाइक आपने जो ये कोड लिखा है उस कोड को चलने में कितना टाइम लग रहा है, वही आपकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्यों, क्या रीजन है। अरे यार हर कोई बात का मतलब आप खुद सोचो, मैं बोलूं ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, खुद क्वेश्चन करो यार ऐसा रीजन क्या पड़ा, ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी पड़ी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के दो मेन रीजन है, अपने बेटर करना प्रोग्राम को, मैंने बताया ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप जब देखते हो आप उतना एफिशिएंट उतना ऑप्टिमाइज कोड देते हो, यानी कि आपका जो प्रोग्राम लिखा है वो बेटर ही तो हुआ ना। आपने जो पहले लिखा था आप पता उसमें आ गया कि आपकी टाइम लिमिट एक्सीड कर गई, फिर आपने दूसरा कोड लिखा तो आपने अपने कोड को बेटर ही तो बनाया ना। तो आप अपने कोड को बेटर बनाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है। सेकंड, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम। देखो यार ऐसा नहीं है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मैंने बोला कि भाई मैंने आपको एक इंटीजर दे दिया उसको रिवर्स करो, अब कोई बच्चा अलग को एल्गोरिथम लगा रहा होगा रिवर्स करने की, कोई बच्चा अलग लगा रहा होगा, मैं कुछ और लगा रही होंगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का ऐसा तो है नहीं कि फिक्स्ड कि भाई ये एक ही सोल्यूशन होगा, सबका माइंडसेट अलग है, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, सबकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। तो कंपैरिजन होता है एल्गोरिथम में, क्या पता आपका कोड मेरे से ज्यादा अच्छा हो या फिर मेरा कोड आपसे अच्छा हो, तो हमारे आपके एल्गोरिथम अलग है मेरी एल्गोरिथम अलग है, तो दो एल्गोरिथम के बीच में ही तो कंपैरिजन हो रहा है। तो वो क्या करती है आपकी, कौन कंपैरिजन करता है, वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप चाहते हो कि मैंने जो कोड लिखा है उसकी एल्गोरिथम और आपके सामने वाले पर्सन ने जो कोड लिखा है उसकी एल्गोरिथम आपको कंपेयर करनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता चल जाएगा, जिसकी जितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका उतना बेटर एल्गोरिथम, उतनी बेटर उसका कोड। तो ये दो चीज खत्म हो गए, दो चीज क्लियर हो गई कि व्हाट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्यों, क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी चीज ये व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पढ़नी क्यों पड़ी, क्या रीजन पड़ा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। तो ये हमारे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वो होते हैं जो हमने मोस्टली सुना होगा जब भी हम थ्योरेटिकल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये हमने बहुत देखा था, बट अभी हम थ्योरेटिकल भी देख रहे होंगे और प्लस प्रैक्टिकल भी देख रहे होंगे इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला होता है आपका बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या होता है, अपर बाउंड का होता है, ये सबसे वर्स्ट केस होता है, मतलब इससे ज्यादा गंदा केस नहीं हो सकता, एट मैक्स आपका इतना वर्स्ट केस जा सकता है बिग ओ ऑफ नोटेशन। बिग ओ ऑफ एन आपका सबसे वर्स्ट केस जा सकता है, ये क्या होता है आपका अपर बाउंड होता है, ये आपका कौन सा होता है, ये लाइक अपर बाउंड होता है, इससे बुरा कोई केस नहीं हो सकता। सेकंड होता है आपका थीटा नोटेशन, इसकी बिग की होती है बिग ओ की, थीटा की होती है आपकी दिस वन। ठीक है, थीटा नोटेशन क्या होता है, एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होता है, बिग ऑफ किसके लिए होता है, अपर बाउंड, मैक्सिमम वर्स्ट केस होता है उसमें। ठीक है, ये आप अपर बाउंड को आप समझ सकते हो ऐसे कि मैक्सिमम वाला, कि इससे ज्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो, मैक्सिमम आपका वर्स्ट केस होता है। ठीक है, और जो थीटा नोटेशन है वो आपके एवरेज केस के लिए होगा, और जो ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड मिनिमम केस, यानी कि मिनिमम है, ये तो मैक्स हो गया, तो ओमेगा नोटेशन, ओमेगा आपका कैसा होता है दिस वन, ओमेगा नोटेशन आपका क्या है, लोअर बाउंड होता है मिनिमम केस। तो तीन तरीके के होते हैं, बिगो थीटा ओमेगा। बिगो जो होता है वर्स्ट केस होता है, मैक्सिमम आपका जाएगा अपर बाउंड, आपका जो थीटा है वो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होता है, और जो आपका ओमेगा है वो आपका मिनिमम लोअर बाउंड कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होता है। तो ये तीन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ होती है जो हम मोस्टली देखेंगे जब हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होता है कभी कभी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमें वो, ऑफ कोर्स हमारा कोडिंग राउंड होता है, ठीक है, तो हमसे बोलते हैं कि आपको कोड करना है, हम कोड करते हैं। अब जब हम उसके बाद कोड कर लेते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आपने जो कोड करा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम अलग उसमें पढ़ेंगे, क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसी उसमें बताते हैं कि बिग ऑफ वन, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन, ये हम बताते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहली होती है आपकी कांस्टेंट टाइम, मतलब कोई टाइम ही नहीं लगा, कांस्टेंट है, तो बिग ऑफ वन। अब कैसे, अब आप बोलोगे दीदी आपने ये तो बता दिया, ये हमें समझ में आ गया, आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताओ। डोंट वरी, अभी हम VS कोड पे चलूंगी, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक लाइन लिखकर बताऊंगी और आपको उसी चीज से समझ में आ जाएगा कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम बिग ऑफ एन, लीनियर टाइम के लिए बिग ऑफ एन, लॉगरिथम टाइम के लिए बिग ऑफ लॉग एन, क्वाड्रेटिक टाइम के लिए बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्यूबिक टाइम के लिए बिग ऑफ एन क्यूब। अभी आप ये याद रख लो ये क्या है, क्योंकि अभी हम एक एक चीज कोड के साथ देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज अपने नोट्स में नोट कर ली होगी कि कांस्टेंट टाइम क्या है, बिग ऑफ वन, लीनियर टाइम बिग ऑफ एन, लॉगरिथम क्या होती है बिग ऑफ लॉग एन, क्वाड्रेटिक बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्यूबिक बिग ऑफ एन क्यूब। अब हम चलते कोड की तरफ, एक एक इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
तो हम इसको इंक्रीज कर देते, दिख जाए आपको, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो करते हैं वो अपनी करते हैं कांस्टेंट टाइम के लिए, ठीक है। कांस्टेंट, आपको आई होप दिख रही होगी स्क्रीन, ठीक है। अपने टाइम के लिए करते हैं, एक मिनट। तो कांस्टेंट टाइम के लिए करते हैं हमने मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्ट लाइन लिख के दिखा दे रही हूँ, एक प्रॉपर कोड नहीं लिख रही हूँ, जिससे आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आपका आई 10, ठीक है। अभी सिर्फ मैं लिख के दिखा रही हूँ, ये आपका कांस्टेंट टाइम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लूप चलानी है आपको 0 से लेकर 10 तक, तो आपने कांस्टेंट टाइम तो बता दिया, आपने बता दिया ना 0 से लेकर 10 तक चलानी, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट टाइम का, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट टाइम के बाद आती है हमारा लीनियर टाइम। लीनियर की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। ठीक है, मैं बस एक ही लाइन लिख रही हूँ। देखो, कांस्टेंट टाइम के लिए आपने बोला 0 से 10, आपने कांस्टेंट नंबर दे दिया, ठीक है। लीनियर टाइम में बोला आपने 0 से n तक, आपको नहीं पता कितने टाइम जा सकता है, तो आपने 0 से n बोल दिया, तो ये होता है आपका लीनियर टाइम, ठीक है। थर्ड होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे आपका लीनियर टाइम इसलिए बोला है क्योंकि जो आपका n है ना, वो डिपेंड्स कर रहा है आप उसको कितने इनपुट दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कितना इनपुट दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी फिर जो नेक्स्ट आती है वो होती है हमारी लॉगरिथम टाइम। मैं लॉग लिख दे रही हूँ, ठीक है, उससे आप समझ जाना, ज़्यादा भी शॉर्टकट मार रही हूँ, ठीक है। लॉग का आपका कोई पर्टिकुलरली एग्जाम्पल नहीं है, बट आप ये समझ लो ये आपकी जो यूज होती है ना, हम बाइनरी सर्च में यूज करते हैं। अब बाइनरी सर्च क्या होते हैं, डोंट वरी, जैसे हमारे कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक खत्म होगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे सो दैट एक वार्म अप हो जाए हमारा, ठीक है, फिर हम पढ़ रहे होंगे अपना बाइनरी सर्च, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने लीनियर सर्च पढ़ लिया, लीनियर सर्च के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूंगी कि हमने लीनियर सर्च पढ़ लिया, क्योंकि सर्चिंग में हमारी दो होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो हमने सर्चिंग का पहला तो पढ़ लिया लीनियर सर्च, अब हम पढ़ रहे होंगे बाइनरी सर्च, जिसके ऊपर बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आ जाएगा, एक तरीके से ना अलग कॉन्फिडेंस आने वाला है, मेरे वर्ड्स को याद रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 देख लिया। कांस्टेंट टाइम मैंने बता दिया 0 से 10, कांस्टेंट आपने वैल्यू दे दी। लीनियर टाइम बता दी मैंने 0 से n, आपने बोला n पे डिपेंड करेगा कितने इनपुट यूजर देगा। फिर मैंने लॉग बता दी, लॉगरिथम हमारी जो होती है ओ लॉग एन, जो हमारी जो होती है बिग ऑफ लॉग एन, वो किस में यूज होती है, बाइनरी सर्च में, ठीक है। अब हमारी आती है उसके बाद, अब हमारी आती है क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है। ये आपकी होती है नेस्टेड लूप्स में। नेस्टेड लूप्स ये आपको पता ही है, अच्छे से पता है, एक लूप के अंदर एक लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप्स में होती है। देन हमारी आती है क्यूबिक। अब आप खुद समझ गए होंगे यार, क्यूबिक में क्या होंगी, नेस्टेड 2 लूप्स होंगी। अब आपको एक वो समझ में आ रहा होगा, रुको मैं बताती हूँ, ये लॉप्स क्यों लिख दिया, देखो कांस्टेंट वाला क्लियर, लीनियर की याद है मैंने क्या बोला था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये वर्ड्स थोड़े सुने सुनाए लग रहे होंगे क्योंकि हमने अपने मैथ्स में पढ़े थे छोटे में। कांस्टेंट के लिए तो मैंने बोल दिया कि यार 0 से 10 है, मैंने कहा, आपने बोला ठीक है दीदी समझ आ गया। लीनियर के लिए आपने बोला कि 0 से n है, n आपका वो जो इनपुट यूजर डिसाइड करेगा, मैंने कहा ठीक है, सिर्फ इसमें सिंगल लूप चलेगी, मैंने कहा ओके। आपने दीदी बोला लॉग बाइनरी सर्च में यूज होगा, मैंने कहा हाँ ठीक है सही बोल रहा हूँ। फिर मैंने बोला क्वाड्रेटिक, आपने बोला दीदी, आपने बोला क्वाड्रेटिक में नेस्टेड लूप्स होंगी, मतलब एक लूप के अंदर एक होगा, मैं कहा हाँ, जब तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, देखा था क्योंकि एन थी बिग ऑफ एन लीनियर की, आपने एक और अंदर लूप घुसा दी, क्या होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। फिर आपने बोला दीदी क्यूबिक होगा तो नेस्टेड 2 लूप्स होंगे, यानी कि लीनियर की तरह हो गया, एक के अंदर 2 लूप्स, यानी कि बिग ऑफ एन क्यूब। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सच्ची, मतलब सही पकड़ रहे हो वो वाली कहानी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम जब भी कोड लिख रहे होंगे ना, हम ये बता रहे होंगे कि यार बिग ऑफ एन है, बिग ऑफ लॉग एन है, कि बिग ऑफ एन क्यूब है, ये बता रहे होंगे चीज, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू अवर स्लाइड। आपको आई थिंक ये वाली जो चीज है ना क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा ग्राफ्स में देख लें। ग्राफ्स में देखने के बाद फिर मैं आपको वो बता दूंगी कि सबसे छोटी कौन सी। अभी तो आपने दीदी ये बोला था ना कि जो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वो अच्छी होगी, बट दीदी हमें कैसे पता चलेगा किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। कोई नहीं, मैं आपको पूरा वो चार्ट बना के दूंगी, बट पहले हम ग्राफ से समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं बिग ओ ऑफ 1 था। यार सॉरी, थोड़ी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, सिर्फ 1 या 2 वीडियोस के बाद है, फिर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा मैं जैसे बोलती जा रही वैसे बनाते जाना। बिग ऑफ 1 हमारे किसके लिए, कांस्टेंट टाइम के लिए।
तो हमने बोला कांस्टेंट टाइम के लिए, तो कांस्टेंट के लिए तो ग्राफ ऐसे ही बनता है यार, ये कर्वी नहीं बनता है, मैं पहले बोल रही हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, जो हमारा कांस्टेंट होता था हमारा, जो हमने यार मैथ्स में पढ़े हैं ग्राफ्स, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट ग्राफ बनता था ना, तो ये मैथमेटिक्स लगाते हैं, ठीक है। बिग ऑफ 1 के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। मुझे वो हो रहा है कि आप लोग गलत ना समझ जाओ, ये कर्वी बना दी दीदी ने तो हम भी कर्वी बना देते हैं, पता चला एग्जाम में कभी पूछ लिया तो बता के आओ कि हाँ दीदी ने तो बताया था कर्वी, तो बस कर्वी बना दिया। खैर कर्वी नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर हमारा आता है बिग ओ ऑफ एन, जो आपका क्या है, लीनियर टाइम के लिए होता है। अब लीनियर टाइम के लिए तो आप, मैंने बोला एन पे डिपेंड करेगा ना वो कैसे इनपुट है, तो एन आपको ऊंचा, ये तो आपका एन पे डिपेंड कर रहा है ना कि आपका एन यूजर कैसे इनपुट दे रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया। फिर मैंने बोला कि अब हम बढ़ते हैं बिग ओ ऑफ लॉग एन, जो कि हमारा किसका होता है, जो कि हमारा होता है बाइनरी सर्च का। मैं कहा बिग ओ ऑफ जो लॉग एन होगा, आपने इसका ग्राफ देखा होगा, यू बन, अरे नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा ही वो पता नहीं क्या खतरों के खिलाड़ी वाला सीन हो गया, बट नहीं, आपने ग्राफ देखा होगा बिग ऑफ लॉग एन का, ये जो ग्राफ होता है वो यू बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, जो कि हमारा था क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का है हमारा यू, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे, थोड़े हमने मैथमेटिक्स वाले ग्राफ देखे, कांस्टेंट का कांस्टेंट, लीनियर का ऊपर जा रहा है, लॉग का आपका कर्वी हो रहा है, बिग ऑफ एन स्क्वायर का भी आपका कर्वी होके जा रहा है। तो ये आपके कुछ ग्राफ्स मैंने आपको दिखा दिए उसके, जो हम अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़े, सो दैट थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब बात आती है कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब है। तो ये जो मैंने लिखी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर जाके इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटी है, जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, क्योंकि ऊपर को इंक्रीज हो रही है। यानी कि कांस्टेंट की कम है, कांस्टेंट से ज्यादा आपकी फिर लॉग की बड़ी है, फिर ओ एन की बड़ी है, फिर आपकी बिग ऑफ एन लॉग एन की बड़ी है। मतलब आप समझो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी किसकी है, बिग ओ ऑफ 1 की है, जो कि आपकी किसका होता है, जो कि आपका होता है कांस्टेंट का। फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम किसकी, बिग ऑफ लॉग एन की, जो किसकी होती है आपकी बाइनरी सर्च। फिर उससे कम बिग ऑफ एन, फिर बिग ऑफ एन लॉग एन, फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर, फिर बिग ऑफ एन क्यू, ये आपकी है। तो ये मैंने चार्ट है, जिसको बना लेना तो ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना वो कुछ हाई फाई वाली रॉकेट साइंस नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लव दिस चैप्टर। हमने छोटे से इंट्रो लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, बट डोंट वरी क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, अदरवाइज अगर मैंने बड़ा लेक्चर बना दिया ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। बट आई विल ट्राई कि लेक्चर्स जल्दी जल्दी आए, कुछ हो सकता है कि नहीं आ पाए, थोड़े थोड़े टाइम लग जाए, बट लेक्चर्स आएंगे ज़रूर। मैं आपको अपडेट कर दूंगी, आप सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे, लाइक और शेयर भी कर देना, और कमेंट्स करके भी बताना है। देखो कमेंट्स करना ज़रूर, जिससे मुझे पता चले कि आपको लेक्चर्स में कैसा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी लगना चाहिए ना कि यार मेरी ऑडियंस मुझसे इंटरेक्ट करी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना कि दीदी लेक्चर कैसा था, क्या मैं उसमें और थोड़े चेंजेस कर सकती हूँ, चेंजेस भी बताना। और हाँ, आप अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। इन टेलीग्राम चैनल, ऑफकोर्स इंस्टाग्राम चैनल भी कर सकते हो, जो कि वही सेम है, लर्न विद राशि के नाम से, ठीक है। और वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि कब हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, कब कैसे नहीं आ रहे हैं। एंड हाँ, आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो आई होप यू लव दिस लेक्चर, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना है। टिल देन कीप लर्निंग।